लोकतंत्र का अंपायर, फिक्सिंग या निष्पक्षता। भूमिका। नमस्ते साथियों, आप सुन रहे हैं आंखें खोल जमाने चेत। आज बात उस संस्था की जिसके हाथ में आपके एक वोट की कीमत और देश का भविष्य है, भारत का चुनाव आयोग। कल्पना कीजिए, एक क्रिकेट मैच चल रहा है। एक टीम बल्लेबाजी कर रही है, दूसरी गेंदबाजी। लेकिन मैच का अंपायर कौन होगा, इसका फैसला सिर्फ बल्लेबाजी करने वाली टीम का कप्तान करता है। क्या आप ऐसे मैच को निष्पक्ष कहेंगे? क्या आप उसके नतीजे पर भरोसा करेंगे? शायद कभी नहीं। लेकिन भारत में लोकतंत्र के अंपायर यानी चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जो नया खेल रचा गया है, वह कुछ ऐसा ही है। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। साल 1950 से 2023 के बीच हमारे देश में चुनाव आयुक्तों को चुनने का कोई ठोस कानून नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 324 ने यह जिम्मेदारी संसद को दी थी, लेकिन 73 सालों तक किसी भी सरकार ने कानून नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बिना कानून के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट जिसे चाहती थी उसे अंपायर बना देती थी। विपक्ष की इसमें कोई पूछ नहीं थी। लेकिन फिर साल 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया। नवंबर 2022 की बात है। एक अफसर हैं अरुण गोयल। ध्यान से सुनिए, 18 नवंबर को उन्होंने अपनी IAS की नौकरी से इस्तीफा दिया। उसी दिन इस्तीफा मंजूर हुआ, उसी दिन फाइल भरी, उसी दिन प्रधानमंत्री ने सिफारिश की और अगले 24 घंटे के भीतर राष्ट्रपति ने उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइलें मंगवाईं तो दंग रह गया। कोर्ट ने पूछा, ऐसी क्या बिजली की रफ्तार थी कि एक ही दिन में सब कुछ हो गया? इसी के बाद मार्च 2023 में चीफ जस्टिस CJI ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि अब से चुनाव आयुक्त को एक कमेटी चुनेगी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश CJI होंगे। मकसद साफ था, एक निष्पक्ष आदमी CJI कमेटी में रहेगा तो अंपायर भी निष्पक्ष चुना जाएगा। लेकिन सरकार को यह निष्पक्षता रास नहीं आई। 2024 के चुनाव सिर पर थे और सरकार ने दिसंबर 2023 में नया कानून पास कर दिया। इस कानून ने चीफ जस्टिस CJI को कमेटी से बाहर निकाल दिया। उनकी जगह दी गई प्रधानमंत्री के ही एक कैबिनेट मंत्री को। अब गणित समझिए, कमेटी में 3 लोग हैं, 2 सरकार के, प्रधानमंत्री और मंत्री, और 1 विपक्ष का। फैसला बहुमत से होना है, यानी विपक्ष चिल्लाता रह जाए, जीत हमेशा 2 बनाम 1 से सरकार की ही होगी। तो सवाल ये है कि जब अंत में नतीजा वही सरकारी पसंद ही निकलना था, तो 1950 की पुरानी व्यवस्था और आज के इस नए कानून में रत्ती भर का फर्क कहाँ रह गया? क्या यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बेअसर करने का एक कानूनी हथकंडा नहीं है? साथियों, अंत में मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। हम अक्सर सरकारों को कोसते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद के अंदर झांका है? आप अपने गांव में जो प्रधान चुनते हैं, जो विधायक MLA चुनते हैं, असली गलती आप अक्सर वही कर जाते हैं। हम भेड़ चाल में बह जाते हैं, किसी लहर के पीछे, किसी के प्रभाव में आकर, या लालच और ज्ञान के अभाव में अपना कीमती वोट डाल देते हैं। याद रखिए, जिस वक्त आप EVM का बटन दबाते हैं, वहीं पर आपका भविष्य तय हो जाता है। अगर आपका प्रतिनिधि अच्छा है तो वह भविष्य संवार देगा, लेकिन अगर आपका चुनाव ही गलत है तो याद रखिए, आगे राजा भी गलत ही बनेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने गलत चुनकर भेजा है, वह आगे जाकर अपनी ही प्रवृत्ति के व्यक्ति को ऊंचे पदों पर बिठाएगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि उससे बेहतर या अलग सोच वाला व्यक्ति तंत्र का हिस्सा बने। और जब ऐसे गलत लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी जाएगी तो बाद में रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह पहली गलती आपकी थी। तंत्र को दोष देने से पहले खुद को सुधारिए। अपने प्रतिनिधि की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की क्षमता रखिए। जब तक आप जागेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जागे और अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि यह जमाना अब चेतने का है। आप सुन रहे थे आंखें खोल जमाने चेत। जय हिंद, जय भारत।